नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में आपकी दिलचस्पी को और बढ़ाएगी। और क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान केवल क्रॉस बॉर्डर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, या दुनिया की कोई भी दो ताकतें कहीं आमने सामने ही युद्ध नहीं लड़ती हैं, अपितु वो उसके अलावा भी जहां जहां मौका मिलता है अपनी वोट बैंक को सुधारने का प्रयास करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वोट का मतलब यह नहीं होता है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनाव लड़े जाते हैं, बल्कि इसका सीधा अर्थ यह होता है कि भारत जियोपॉलिटिकली भी दुनिया को यह प्रूव करना चाहता है कि मैं पावरफुल हो गया हूं। जैसे अमेरिका दुनिया भर के देशों को जब बताता है कि मैं सुपर पावर हूं, तो इसका मतलब वो फोन करके नहीं बताता है, वो दुनिया में लगभग 50 से अधिक देशों में अपनी सेना बिठा के रखा हुआ है। न जाने कितने ही सैनिकों को उसने दुनिया भर के समुद्रों में बेस बना के छोड़ा हुआ है। तब जाकर कोई भी देश अगर चूचापड़ करता है तो वो ले जाकर अपना जहाज टिका देता है कि देखिए अब हम आ गए हैं, अब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तब जाकर दुनिया के देश मानने लगते हैं कि हाँ हाँ आप पावरफुल हो गए हैं। इस पावर को पहचानने की हर किसी देश के अंदर ठनक होती है। इंडिया भी धीरे धीरे अब ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत भी चाहता है कि उसका इंपैक्ट दुनिया में प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाई देना शुरू हो, और उसी की एक बानगी है आज का यह सेशन। कहां से शुरू होता है, किसकी वजह से शुरू होता है, चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, इनके नाम में इंटरेस्ट मत लीजिए, बस पद में इंटरेस्ट लीजिए। नाम जान भी लेंगे तो क्योंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहता है, इसलिए फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। अजरबैजान एक देश है। इन राष्ट्रपति को आप इसलिए जान लीजिए क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत करीबी मित्र हैं, यानी कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान में जो भी पीएम बनेगा उनके मित्र हैं ये, ठीक है। खबर क्यों चर्चा में आ रही है? क्योंकि इन प्रेसिडेंट ने भारत को किसी चीज के लिए अक्यूज किया है। किस चीज के लिए अक्यूज किया है? इनका कहना है कि आप आर्मेनिया के राष्ट्रपति का पक्ष लेते हैं। कैसे पक्ष लेते हैं? इनका कहना है कि इंडिया अपनी तरफ से आर्मेनिया को वेपन भेजता है। किस चीज के लिए वेपन भेजता है? इस बात को समझने के लिए एक कन्फ्लिक्ट है इन दो देशों का, जो आपको फिर से समझना होगा। अक्सर मैं अपने इन सेशंस में 6 महीने पहले भी शायद, या साल भर पहले भी मैंने कहीं इसको डील किया होगा। इस सेशन को फिर से डील करते हैं। इनका आरोप है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नगोर्नी काराबाख क्षेत्र। बोले इस क्षेत्र में आप इंटरफेयर करते हैं। इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है अजरबैजान ने कि आप लोग आर्मेनिया को वेपन देकर के नगोर्नी काराबाख क्षेत्र में डिस्टरबेंस क्रिएट करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस विषय पर भी आएंगे। फिलहाल के लिए जब कोई देश हो तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि ये देश कहां है, कहां मैप पर है, भारत इस देश को इतनी दूरी में बैठ करके क्यों वेपन भेज रहा है, भारत का क्या अजरबैजान से कोई शत्रुता है क्या, ये सारी बातें आज के सेशन में जाननी है। और जियोपॉलिटिक्स में इस विषय का कितना महत्व है और भारत ने ऐसा कितना हजार का वेपन भेज दिया, तो मैं पहले ही बता देता हूं, लगभग 6000 करोड़ के आसपास की डील बताई जा रही है इंडिया आर्मेनिया के बीच में। तो इसका मतलब ये इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है जिसे आप आज चर्चा में लेने जा रहे हैं, ठीक है। आर्मेनिया जिसकी राजधानी येरेवन है और यहां पर अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है। कैस्पियन सागर से समुद्र पे टच करता है अजरबैजान। आर्मेनिया लैंडलॉक कंट्री है, इसका किसी समुद्र के साथ में संपर्क नहीं है। खैर फिलहाल के लिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले गुजारिश कर लेते हैं। गुजारिश ये कि आप में से 45% व्यूअर हमारे ऐसे हैं जो सेशन सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बार बार गुजारिश है आपसे कि चैनल पर बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का। भविष्य में आपको अपडेट्स बढ़िया से मिलते हैं और हमें इस चीज का हौसला बढ़ता है। साथियों, अब वर्ल्ड मैप पर आते हैं। भारत का मैप अगर आप ध्यान से देखें, और अब तक मैप को पढ़ना भी लगभग सीख ही चुके होंगे क्योंकि लगभग मैं हर जगह आपको मैप में दिशाएं दिखा ही देता हूं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यदि दिशाओं को सही से याद रखा जाए तो कहते हैं सिर की तरफ नॉर्थ है, पैरों की तरफ साउथ है, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट है और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट है। भारत के उत्तर पश्चिम की दिशा में अगर आप आगे बढ़ें तो आपको एक देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है अजरबैजान, और उस अजरबैजान से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है आर्मेनिया। अब इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये रहे आर्मेनिया और ये रहे अजरबैजान। बोले जूम करने से कुछ खास बात बनी नहीं, तो चलिए फिर से चलते हैं। इन दोनों देशों के आसपास लगे हुए देशों को समझते हैं, संभव है आप इनका महत्व समझ जाए। साथियों, अगर हम इस क्षेत्र को फोकस करें तो आर्मेनिया अजरबैजान के साथ में लगा हुआ एक देश आपको ईरान दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आर्मेनिया के साथ लगा हुआ टर्की दिखाई देता है।
ऐसे ही अजरबैजान से ऊपर लगा हुआ रशिया दिखाई देता है। संभवतया इन तीनों देशों से आप भली भांति परिचित हैं और भारत के प्रति इनका रवैया बेहतर तरीके से जानते हैं। जब बात टर्की की जाती है तो ये पाकिस्तान प्रेमी है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। रशिया की बात की जाती है तो ये भारत प्रेमी है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान की अगर बात करें तो वो भारत प्रेमी भी है और पाकिस्तान प्रेमी भी है, तो भारत अभी इस पर कोई कॉल लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिलहाल हम आर्मेनिया अजरबैजान पर फिर से फोकस करके आपको लौटा कर चलते हैं। अब थोड़ा सा डेमोग्राफी भी जान लेते हैं। लगभग 30 लाख, 25 से 30 लाख की आबादी आर्मेनिया की है और लगभग 1 करोड़ के आसपास की आबादी अजरबैजान की है। आर्मेनिया एक ईसाई देश है, यानी कि यहां पर क्रिश्चियनिटी बहुतायत में पाई जाती है। अजरबैजान में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यानी कि मुसलमान यहां बहुतायत में पाए जाते हैं। मुसलमान बहुतायत में पाए जाते हैं और वो मूलतया तुर्क नस्ल के हैं। अब तुर्क नस्ल के हैं मतलब ये रहा तुर्की, टर्की मूल के जो लोग हैं, तुर्क मूल के जो मुसलमान हैं वो अजरबैजान में पाए जाते हैं। ऐसी कारण से टर्की के और अजरबैजान के बीच में धर्म के आधार पर और सेम नस्ल साझा करने के आधार पर इन दोनों देशों के बीच में प्यार मोहब्बत रहती है। ठीक है। आर्मेनिया में ईसाई पाए जाते हैं, ईसाइयों के साथ में रशिया का क्रॉस मतलब वो है अफेक्शन है। इसी कारण से ये दोनों देशों में एक प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग धर्म के आधार पर पाई जाती है। लेकिन अगर आप इस मैप को देखेंगे तो बड़ा विचित्र प्रकार का मैप दिखाई देगा। विचित्र कैसे? जैसे अमेरिका का मैप जब देखते हैं तो बीच में कनाडा और उसके बाद अलास्का दिखाई पड़ता है। ऐसे ही आर्मेनिया अजरबैजान का मैप देखें तो अजरबैजान इधर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। अर्थात अगर आप मैप को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो अजरबैजान का एक हिस्सा ईरान के साथ बॉर्डर टच करता हुआ आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। इसके बीच में आर्मेनिया यहां पर दिखाई पड़ता है। आर्मेनिया ने अजरबैजान को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। ऐसे ही एक और क्षेत्र है जो इन दोनों देशों के बीच में विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। यह क्षेत्र जो आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, इस क्षेत्र का नाम है नगोर्नो काराबाख क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है ये फिलहाल तक ऑटोनॉमस हुआ करता था। फिलहाल तक से मतलब जिस समय विवाद चल रहा है उस समय तक। इस क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं वो आर्मेनियाई मूल के ईसाई पाए जाते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजरबैजान का एक हिस्सा आर्मेनिया के पश्चिम में पड़ा है, लेकिन आर्मेनिया मूल के कुछ लोग अजरबैजान के भीतर ही एक ऐसा स्वायत्त क्षेत्र है जहां पर पाए जाते हैं। कुछ लाख की पॉपुलेशन में यहां पर आर्मेनियाई मूल के लोग निवास करते हैं। फिर से समझिए, अजरबैजान यहां दिख रहा है, यह जो ऑटोनॉमस रीजन आपको दिख रहा है यहां पर आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, लेकिन यह क्षेत्र चारों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ है। आप ऐसे समझिए कि इंडिया के अंदर किसी एक स्टेट को, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से किसी एक राज्य को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया जाए। यह कहा जाए कि जिस देश के बीच में आप हैं उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, उनका आप पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और चूंकि वो लोग रहने वाले किसी अन्य देश के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो फिर इस देश के लोगों को यह लगता है कि हमारे बीच में बैठ करके कोई दूसरे देश के प्रति सहानुभूति कैसे रख सकता है। और यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। आर्मेनियाई मूल के लोग आर्मेनिया के प्रति जो सिंपैथी रखते हैं, साथ ही साथ वो यहां से यहां तक आना जाना भी रखते हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र यह रहता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग आर्मेनिया के इस क्षेत्र को भी अब अपना ही समझ लिए हैं। इतना ही नहीं, मैप पर जो आपको दिख रहा है वो सच से थोड़ा परे है। आर्मेनिया लगभग इस क्षेत्र पर भी अपना कब्जा रखता है और यहां पर उसके प्रभाव क्षेत्र के लोग रहते ही हैं। यानी कि एक प्रकार से यह मानिए कि यह पूरा की पूरा क्षेत्र आर्मेनिया अपने कब्जे में रखा करता है, करता था, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि स्थिति अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अभी मैं आज की स्थिति में बताऊं तो विवाद में आप ऐसे समझिए कि आर्मेनिया इतने क्षेत्र को कंट्रोल करता था। इतने से कम लोग इतने बड़े क्षेत्र को चैलेंज देकर उसके क्षेत्र पर भी और एक स्वायत्त क्षेत्र पर भी कब्जा कर रहे हैं, तो भाई साहब विवाद तो होना ही था। विवाद हुआ भी,
लेकिन इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई फिलहाल के लिए आप वो समझ लीजिए। इसको समझने के लिए मैं आपको विश्व इतिहास के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। साथियों, हमको 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में 1917 में रूस में एक क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। यह वो क्रांति थी जिसमें लेनिन के नेतृत्व में रूस के राजा को उखाड़ फेंका था। और रूस के अंदर इस दौर में, रूस बोले तो सोवियत रूस में इस दौर में, कौन से दौर की बात हो रही है, 1917 में साम्यवाद आ गया था, यानी कि कम्युनिस्ट साम्यवाद लेनिनवाद के प्रभाव से आ गया था। 1917 में जारशाही को उखाड़ फेंकने की इस प्रक्रिया को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के बाद में, यानी 1917-18 के बाद में, यहां पर 4 साल तक लेनिन और उनके साथ के लोग शासन में रहे। 1922 के अराउंड यहां पर स्टालिन सत्ता में आ जाते हैं और स्टालिन यहां पर 1924 से लेकर जब तक मर नहीं गए तब तक यहां पर तानाशाह के रूप में शासन करते हैं। कहां पर? इस पूरे सोवियत रूस में। और अपने आप को साम्यवाद का, यानी कि उस प्रक्रिया का जिसके तहत यह कहा जाता है कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है, यानी कि बहुतायत में जो लोग हैं उनका हक है, अमीरों से हमें लड़ना है, पूंजीवादियों से हमें लड़ना है और इन्हें भगाना है। उसी की प्रक्रिया के तहत स्टालिन ने इस पूरे देश पर कब्जा करके रखा और पूरी तरह से लाल क्रांति चलाई। लेकिन अमेरिका दुनिया को यह समझाने में कामयाब रहा कि जब तक पूंजीपति लोग अपने हुनर से धन नहीं कमाएंगे तब तक दुनिया में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। परिणाम भी सही निकला। अमेरिका रूस के कई क्षेत्रों में यह समझाने में कामयाब रहा, सोवियत रूस के कई क्षेत्रों में, कि आप स्टालिन के प्रभाव में और साम्यवाद के प्रभाव में गलत फंस गए हो, बेहतर होगा कि आप इन्हें छोड़कर निकल लें। बाय द वे, सोवियत रूस उस समय बहुत पावरफुल था और बाद तक भी पावरफुल रहा। उसने दुनिया के बहुत से देशों को साम्यवाद के फायदे सुनाए और बताया कि बेहतर है कि आप गरीब जनता के हाथ में शासन दें। साम्यवाद और पूंजीवाद की इस लड़ाई में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की लड़ाई में, परिणाम यह निकला कि 1991 में जाकर सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया। उनमें से सबसे बड़ा देश आज का रशिया है, लेकिन जो बाकी बचे हुए देश हैं छोटे मोटे, उनमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान शामिल हैं। बाकी फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान नामक देश भी शामिल हैं। तो फिलहाल की चर्चा में जो अर्मेनिया, अजरबैजान की आप चर्चा सुन रहे हैं, ये कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। और सोवियत रूस के उस दौर में सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे जब स्टालिन का शासक था। और साथियों, उसी स्टालिन ने इन दोनों देश में यह वाला कलेश करवाया था। स्टालिन ने ही अर्मेनिया और अजरबैजान का जब विभाजन किया था, उस समय नगोर्नी काराबाख क्षेत्र को, जो कि अर्मेनियाई मूल की बहुतायत में लोग थे, उन्हें अजरबैजान के बीच में पटक दिया था। यही सबसे गलत हरकत स्टालिन ने की थी, जो आज तक विवाद का कारण है। और इस विषय को लेकर के बहुत से लोग आज तक लिखते हैं कि यह उसकी चाल थी ताकि इन दो देशों के बीच में विवाद बना रहे हमेशा के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे चलेंगे। मैं फिर एकदम कंक्लूजन पर पहुंच जाता हूं। तो यहां पर दोनों देशों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी है। 1918 के बारे में मैंने जानकारी दी। 1918 के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई। जब बोल्शेविक क्रांति हुई रशिया की, उस समय अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया एक साथ हुआ करते थे। तीनों एक ही साथ ट्रांस कॉकेशस का हिस्सा हुआ करते थे। 1920 में यूएसएसआर ने इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों देशों के बीच सरहद खींचकर कहा कि मैं तुम पर राज करूंगा, लेकिन तुम लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी रख सकते हो। यानी अर्मेनिया, अजरबैजान को एक राज्य की तरह इस तरह से बांट दिया गया। लेकिन इन पर सोवियत रूस ने अपना कब्जा 1923 में, जो आज का आपको नक्शा दिखाई देता है, ये 1923 से चला आ रहा है। ठीक है साहब? अच्छा, फिर इस तरह से जो आज की वर्तमान स्थिति जिस पर मैंने प्रकाश डाला वो क्या था कि अर्मेनिया ने इन क्षेत्रों पर भी लगभग अपना कब्जा किया हुआ है। अर्मेनियाई लोग यहां पर रहते हैं। अजरबैजान का छोटा सा हिस्सा इधर है। अब अजरबैजान अपने क्षेत्र को तो मुक्त कराना चाहता ही है, साथ ही वो ये भी चाहता है कि जो नगोर्नी काराबाख क्षेत्र है, जिसको अर्मेनियाई लोग अपना बताते हैं, उस क्षेत्र को भी मैं अपने कब्जे में लूं।
इसके कई बार भरसक प्रयास हुए और इन लोगों के बीच कईयों बार इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़े भी हुए। ये वो स्टालिन है जिसने कि इन झगड़ों को जन्म दिया, क्योंकि जब जब सीमा विभाजन हो और इस तरह की हरकत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी घातक दो देशों के लिए हो सकती हैं। चलिए साहब, तो ये बात हो गई नगोर्नो काराबाख के बारे में, मैंने आप लोगों को यहां तक सारी बातें बता दी। 1988 के अराउंड, क्योंकि 85 में जब यह तय हो गया था कि सोवियत रूस अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तब धीरे धीरे सारे देश विघटित होने लगे और विघटित होकर सब अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। साथियों, इसी 1991 के बाद में 1992 में, यानी 1991 में तो सोवियत रूस का विघटन हो गया, सोवियत रूस से अलग देश निकलकर 15 हो गए, लेकिन 1992 में आते ही इन दोनों देशों में झगड़ा हो गया इस बात का कि भाई अब हमारे ऊपर कोई भी रशिया का शासन नहीं है, क्यों ना अब हम ये तय कर लें कि नगोर्नो काराबाख किसके पास होगा। 1992 में यह युद्ध हुआ और 2 साल तक चला। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, धार्मिक आधार पर लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन फिर रूस वापस निकल कर आया कि अभी हम जिंदा हैं, हमने ही तुमको अब तक संभाल कर रखा था, फिर से हम तुम दोनों के बीच में सीज फायर कराते हैं। दोनों के बीच में युद्ध विराम गिराया गया, युद्ध बंदियों को एक दूसरे के पास रिहा करवाया गया। कुल मिलाकर के अर्मेनिया के साथ रशिया ने अपना हाथ रख करके नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को फिर से एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में साइड में कर दिया। यह 1994 का, यानी 2 साल के युद्ध के बाद चले युद्ध के बाद के सीज फायर एग्रीमेंट को आप यहां पर देख रहे हैं। 1994 के बाद सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। फिर से 2016 में यहां पर फिर से झगड़े होने लगते हैं, सेना और सिविलियंस के बीच में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि अजरबैजान कहता है कि जब मेरे क्षेत्र में है तो मेरा होगा, अर्मेनिया कहता है कि वहां पर रहने वाले लोग मेरी मूल के हैं तो वो मेरा होगा। 2016 में यहां पर एक बार फिर झगड़ा होता है, लगभग 350 ट्रूप्स यहां पर लगभग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। 2020 में फिर से यहां पर संकट होता है, लगभग 17 यहां पर सैनिक मारे जाते हैं। 2021-22 के अंदर अजरबैजानी ट्रूप्स ने अर्मेनियन टेरिटरी में एंट्री कर दी कि तुम भाई इस तरह से मानोगे नहीं। सितंबर 2022 में अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में घमासान संघर्ष मचता है। अब आप सोचिए कि 2020 में जब दोनों देशों के बीच में क्लैशेस हुए तो इन क्लैशेस में ही लगभग 6500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई। दोनों के बीच में जब मारे जाने की खबर आई तो 2020 के युद्ध विराम में, जैसे 1994 में भी युद्ध रूस ने रुकवाया था, ऐसे ही इस बार भी नवंबर 2020 में युद्ध रूस ने इस युद्ध को रुकवाया और दोनों ने शांति समझौता कर लिया कि ठीक है, जो जहां है वो वहां रहेगा। जितना एंट्री इस समय अजरबैजान कर चुका था उसने अजरबैजान ने अपने पास उस क्षेत्र को कर लिया। लेकिन इससे अजरबैजान की जनता में एक विश्वास आ गया कि हम अपने ही देश के भीतर एक हिस्से पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो अजरबैजान में इस बात का मूवमेंट छिड़ गया कि हम यही क्यों रुक गए, रशिया ने हमें बीच में ही क्यों रोक दिया, हमें पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए था। तो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। हालांकि रशिया ने अपनी तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस इस क्षेत्र में भेजकर शांति स्थापित करवाने का प्रयास तो किया, लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं टिका। साथियों, इसी बीच में कुछ घटनाक्रम और भी हुए हैं। कुछ घटनाक्रम क्या हुए, जब 1992 में अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उस समय टर्की ने अजरबैजान के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए अर्मेनिया के साथ अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया था कि अर्मेनिया वालों, तुम तो वैसे ही लैंडलॉक हो, अब तुमको हम कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि तुमने तुर्क मूल के लोगों के साथ लड़ाई लड़ ली है अजरबैजान में। यानी तुर्की ने इतना तक कह दिया कि हम 2 देश भले ही हो लेकिन हम इसे एक ही राष्ट्र मानेंगे, 2 जिस्म एक जान की तरह से अजरबैजान और टर्की हैं। हालांकि इतना होने के बावजूद अर्मेनिया इन दोनों देशों के बीच में विजित रहा और अपने आप को सही तरीके से प्रूव करता रहा, और इसके पीछे का बड़ा कारण यह भी था कि अर्मेनिया के पास रूस का साथ था। इसी बीच में पाकिस्तान की एंट्री होती है 2020 में, जब पाकिस्तान अपनी तरफ से अजरबैजान से कहता है कि नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में मैं आपके साथ हूं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि इसे तुर्की का वो वचन याद था कि 2 देश एक राष्ट्र, 2 जिस्म एक जान। तो तुर्की के साथ में पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम भाई वाले मोड में जोड़ता रहा। इसने एक कनेक्शन क्रिएट किया कि तुर्की से हमारी मित्रता है और तुर्की ने अजरबैजान को कहा है कि तुम हमारे मित्र हो, तो हम भी तुम्हें कहते हैं कि तुम हमारे मित्र हो।
ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के द्वारा दिखाई गई है मित्रता एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अगर अजरबैजान से कह रहा है कि तुम हमारे मित्र हो, तो ऐसी स्थिति में अजरबैजान को लगा कि यार हमें बढ़िया कंधा मिल गया है। अजरबैजान ने कहा कि जिस तरह से आप हमें सहायता देंगे नगोर्नी काराबाख में, हम भी आपकी सहायता देंगे कश्मीर में, यानी कश्मीर के मसले पर हम आपके साथ हैं। यानी कि पाकिस्तान में तो इस बात तक के कयास लगने लगे कि जिस प्रकार से अजरबैजान का नगोर्नी काराबाख पर आक्रमण हुआ है, कल को तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों देश मिलकर क्यों ना कश्मीर पर आक्रमण करके कब्जा कर लें। इतनी तक बातें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तैरने लगी। पाकिस्तान में इन बातों के पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि दोनों एक ही प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा इन्हें लगता है। दोनों को लगता है कि उनके क्षेत्र उनके पास में नहीं है। अजरबैजान ने पाकिस्तान का न केवल फिलहाल बल्कि कईयों बार साथ दिया है कश्मीर के मसले पर। अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में भी अजरबैजान ऐसा कहता रहा है और संभवतः यही वो बड़ा कारण था जिसके चलते भारत की इस पूरी कहानी में एंट्री हुई। क्योंकि जब ये तीनों लोग अपने आप को एक साथ समझकर, यानी कि ये मानते हुए कि कश्मीर मसले पर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक होकर अगर इंडिया से युद्ध लड़ेंगे तो हम कश्मीर को उनसे अलग करा ले जाएंगे, इनकी इस मानसिकता के चलते ही भारत ने अजरबैजान से दुश्मनी रखने वाले आर्मेनिया की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। न केवल अजरबैजान को इस आधार पर काउंटर किया बल्कि टर्की को भी सबक सिखाया, क्योंकि टर्की के दक्षिण में साइप्रस को भी हमने वेपन्स दिए और अजरबैजान के पश्चिम में हमने आर्मेनिया को वेपन्स दिए। और भारत ने तो पहले ही निर्धारित किया हुआ है कि हम वेपन्स को एक्सपोर्ट करेंगे। इसी के पीछे का बड़ा कारण यह था कि भारत के प्रधानमंत्री आर्मेनिया के राष्ट्रपति से निरंतर मिल रहे थे और उन्हें अपनी तरफ से वेपन्स देने का मोटिवेशन दे रहे थे। इंटरेस्टिंग बात आप सोचकर देखिए कि आर्मेनिया को वेपन्स खरीदने में ऑप्शंस दिए गए थे। पोलैंड से वेपन खरीद सकता था, रूस से खरीद सकता था, भारत से खरीद सकता था, फ्रांस से खरीद सकता था। इसने पहली प्राथमिकता $40 मिलियन के वेपन खरीदने की भारत को प्राथमिकता दी और भारत से इसने स्वाति नामक एक मशीन खरीदी जो कि एक डिफेंस सिस्टम था, जो दुश्मन के क्षेत्र में कहां कहां मिसाइलें खड़ी हैं, कहां कहां उसके वेपन्स रखे हैं, उनकी जानकारी 50 किलोमीटर तक की रेंज में देखकर बताने में सक्षम था। भारत ने इनके साथ में इसकी डील की और बकायदा आर्मेनिया ने अपने स्तर पर भारत को ही यह कार्य करने की इजाजत दी कि सर आप ही मुझे वेपन बेचिएगा, मैं आपसे लूंगा, मैं और देशों से नहीं लूंगा। यह भारत की वेपन निर्यात में एक बड़ी जीत थी। भारत ने वेपन लोकेटिंग रडार, यानी कि आप 50 किलोमीटर में कहीं खड़ा कर दो, दुश्मन के जहां जहां वेपन लगे हुए हैं उनकी राइट लोकेशन निकाल कर बता देगा कि उसकी मिसाइल वहां खड़ी है, उसका बम वहां खड़ा हुआ है। सारी जानकारी देने में स्वाति तैयार था और हमने स्वाति इनको बेच दिया। ठीक है साहब। इसके बाद फिर से आर्मेनिया के विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री से 2022 में जब इनका संघर्ष चल रहा था, उस बीच में फिर मुलाकात होती है। दोनों देश तय करते हैं कि हमें फिर से कदम आगे बढ़ाने होंगे, हम मित्रता का रास्ता आगे नापेंगे। और इस बीच में भारत ने आर्मेनिया को फिर से अपनी तरफ से वेपन्स देने का प्रस्ताव रख दिया। अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया तो ऑलरेडी था, लेकिन आर्मेनिया इस बार रूस से भी निराश था। रूस से निराश इसलिए था क्योंकि इस बार रूसी प्रभाव क्षेत्र ने आर्मेनिया की इज्जत नहीं बचाई, क्योंकि नगोर्नी काराबाख क्षेत्र में जो 2022 के बाद अजरबैजान ने क्षेत्र पर कब्जा किया, उससे आर्मेनिया थोड़ा सा आहत था। इसलिए वो वापस से इंडियन मेड वेपन खरीदने निकल पड़ा और उसे यह जानकारी पता चली अजरबैजान को कि यह वेपन इंडिया ने वाया ईरान आर्मेनिया तक पहुंचाए थे। इस बार भारत ने इसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी पकड़ा दिया था जो 44 सेकंड में 22 मिसाइल दागने की क्षमता रखता था। भारत ने अपनी तरफ से इन्हें साफ किया कि हम आपके साथ बढ़कर के और अपने वेपन्स की क्षमता बढ़ाएंगे। इंडिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी आर्मेनिया को देगा। ऐसे हमारे इनके साथ में एग्रीमेंट कर दिए गए। इसी के चलते हुए अजरबैजान ने भारत से कहा है कि आप अपने आर्म्स की सप्लाई आर्मेनिया के साथ बंद रखिए, क्योंकि यह हमारा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। साथियों, संभवतया इसी को ही टिट फॉर टैट कहा जाता है, जैसे को तैसा कहा जाता है।
अजरबैजान जब भारत के आंतरिक मसलों पर मुंह उठाकर बोलता है कि आप कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो भारत ने इसके दुश्मन को वेपन पकड़ाकर, और ना केवल वेपन पकड़ाकर, चैरिटी नहीं की है कि जैसे यूक्रेन के साथ दुनिया के देश चैरिटी कर रहे हैं, नहीं, वेपन बेचने का काम किया है, हथियार बेचकर पैसे भी कमाए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जियोपॉलिटिक्स में आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आपको लगता है कि हम ऐसा करके पाकिस्तान के मसले पर लीड ले जाएंगे, उनके साथ में बहुत अच्छी अच्छी गुडीज में रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत ने उनको उसी की भाषा में समझाया है। फिलहाल के लिए आर्मेनिया के साथ तो भारत तेजी से आगे बढ़ ही रहा है, और भारत का यह स्टैंड अजरबैजान को भी समझ में आ रहा होगा कि हम उन्हें वेपन क्यों दे रहे हैं। हालांकि भारत अपने स्तर पर कभी भी अजरबैजान को अपना दुश्मन नहीं बताता, बड़ा ही सॉफ्ट तरीके से अपनी बात रखता है। भारत कहता है जी कोई बात नहीं, आप तो खुलेआम सजेशन देते हैं, हम तो व्यापार कर रहे हैं जी। उसको व्यापार करने के लिए वेपन खरीदने थे, उसको वेपन खरीदने थे, वो हमसे वेपन खरीद लिया, हम वेपन दे दिए। हमने कोई सहायता नहीं की है, हम वेपन बेचे हैं। सहायता करते तो बात दूसरी होती। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हो। भारत से जब पूछा जाता है तो भारत कहता है हमारे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम प्रॉपर तरीके से कनेक्शन में हैं। इवन इतना हुआ कि भारत ने जब स्वाति दिया, अपनी तरफ से पिनाका दिया, तो अजरबैजान ने भारत के एनवॉय को बुलाकर अपनी तरफ से गुस्सा व्यक्त किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। भारत ने कहा व्यापार कर रहे हैं, हम तो केवल वेपन बेच रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में रख दें। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपने जो सेशन इतनी देर तक सुन लिया है, चैनल पर पहुंच ही चुके हैं, तो एक सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए ताकि ये नंबर थोड़ा खिसके तो सही। बाकी कल मैं इसका एग्जैक्ट नंबर भी आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति पहुंची हुई है, ठीक है। बाकी